ग्रहणी बेसिकली है क्या चीज है ना? चल गया? जी गुरुजी। हाँ, विनोद राजपूत जी, आप बताइए जरा, ग्रहणी क्या है? ग्रहणी रोग कैसे होता है? जो भी हम खाते हैं वो पचता नहीं है गुरुजी। नहीं, क्यों होता है? वो गलत आहार विहार से, हाँ, गलत खान पान से, गलत आहार विहार से। ऐसा, इसका उत्तर इस तरह से देना है। सोनू जी आ गए। सोनू जी अग्नि बताइए जरा, ग्रहणी रोग क्यों होता है? अग्नि मांद्य होने से। अग्नि मांद्य ग्रहणी रोग क्यों होता है? आहार विहार के सम्यक ना हो पाने से हाँ, अग्नि जो कुछ भी हम होगी। कफ कारक, पित्त कारक, वात कारक आहार का अति सेवन करते हैं, अजीर्ण होने के बावजूद भी, अतिसार होने के बावजूद भी, ये दोनों चीजें ना, देखिए इसकी व्याख्या दिमाग में रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रहणी के रोगी हमारे पास अत्यधिक मात्रा में आते हैं, तो इसके हर एक टॉपिक, हर एक एंगल से हमें इसको देखना जरूरी है। अतिसार निवृत्ते भी, अतिसार होते हुए या उसके किसी भी तरह से डायरिया, लूज मोशन को आपने ठीक किया। कुछ लोग कहते हैं सर अभी रोटी खाया, अभी मुझे लेटिन के लिए जाना पड़ता है, बार बार लेटिन के लिए जाना पड़ता है। लेटिन करने के लिए जाते हैं तो बढ़िया सा पेट साफ होता नहीं है, बार बार हमें जाना पड़ता है। तो ये कैसी अवस्था है? ये बार बार मोशन होना, ये ग्रहणी जैसी अवस्था हो सकती है। तो इस तरह के अवस्था में भी, कि बार बार अतिसार होने के जैसे अवस्था में भी मोशन पास हो रहा है, उस क्षण में भी अगर हम किसी प्रकार की अपथ्य भोजन करते हैं, दिनचर्या हम सही नहीं रखते। देवेंद्र जी एक सेकंड में, पहले अपनी बात खत्म करो। उससे शरीर में स्थित जो अग्नि है वह कमजोर हो जाता है। कमजोर अग्नि, जो ग्रहणी है वो कमजोर हो जाता है। कमजोर ग्रहणी, उस ग्रहणी में स्थित अग्नि भी उससे बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यह होने में दोष ही बड़ा कारण होता है। वात कारक आहार विहार के अत्यधिक सेवन से वातज ग्रहणी, पित्त कारक आहार विहार से पित्तज ग्रहणी, कफ कारक आहार विहार से कफज ग्रहणी। लेकिन इसमें दो बातें फिर से बता रहा हूं। अजीर्ण होने के बावजूद भी, अतिसार मिट जाने के बावजूद भी, जो दिनचर्या रखना चाहिए था सही तरीका से, उसको बगैर रखे अगर हम इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया जैसे अवस्था में भी अगर हम आयुर्वेदिक विधि से अपना दिनचर्या नहीं रखते हैं, तो ये बाद में ग्रहणी हो सकता है। तो हमारे पास अगर कोई ग्रहणी के रोगी आया तो उसकी पहचान क्या होगी? या तो पहले उसको डायरिया होता हो, लंबे समय तक बार बार मोशन के लिए जाता हो, तब ग्रहणी की तरफ हम जाएंगे। या तो पहले उसको डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन जैसी अवस्था हो, तब ग्रहणी जैसा होता है। इन दोनों के बीच में एक ही कारण है, इन दोनों के होते हुए भी इंसान गलत खान पीन करता है। दोषों के संदर्भ में बता रहा हूं। ऐसे अवस्था में यदि आदमी हद से ज्यादा बार बार भोजन करता है, तब कफज ग्रहणी होगा। ऐसे अवस्था में आदमी भोजन बिल्कुल भी नहीं करता है, ऐसे अवस्था में आदमी भोजन बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। और जब भी कभी करता है तो अल्पाहार करता है, रूखा हुआ ठंडा हुआ भोजन करता है, तब वो वातज ग्रहणी होगा। देखो दोषों को समझ लो। अगर कोई आदमी का ग्रहणी कमजोर हो गया है, किसी आदमी को मंदाग्नि हो गया है या अतिसार डायरिया हो गया है, उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होगा? गैरी जी आप प्लीज आप गुरुजी बीच में आवाज कट हो रही है। तो आप उसको बंद करो ना, आप ही से गड़बड़ हो जाती है। उसको आप जरा ऑडियो को बंद करो। लूज मोशन होने से या इंडाइजेशन के अवस्था में अगर वह व्यक्ति बार बार अपथ्य भोजन करता है, दिनचर्या गलत रखता है। अब इसमें
अगर वो व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन करता है, दिन में सोता है, तो कफज ग्रहणी की ओर जाएगा। अल्प मात्रा में भोजन करता है, जो कुछ भी भोजन करता है रूखी सूखी करता है, उसके अंदर चिकनाहट की कमी हो ऐसा भोजन करता है, बहुत कम मात्रा में खाता है तो ये वायु की ओर ले जाएगा, वातज ग्रहणी की ओर। अधिक मात्रा में करता है, चिकनाहट ज्यादा करता है, बहुत भारी चीजें करता है, जैसे आजकल एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या हो गया जी, इंडाइजेशन हो गया, क्या हो गया जी, डायबिटीज हो गया। भूख लगती है क्या? नहीं लगती है। अब उनको एक चीज तो ये मालूम है कि भाई डायबिटीज अगर है तो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जैसे कुट्टू के आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, इनके रोटी खाना शुरू कर लेते हैं। क्या हो गया है? कफज डायबिटीज हो गया है, कफज ग्रहणी हो गया है। तो ध्यान देना, जहां कफज ग्रहणी है, जहाँ कफज प्रमेय है, वहां पर कुट्टू के आटा, इस तरह के जहां पर जो मिलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उसका सेवन नहीं करना है, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। ऐसा भोजन शरीर के अग्नि को और मंद करता है, क्योंकि अग्नि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये नहीं। तो मिलेट्स वगैरह किसके लिए है? क्योंकि मिलेट्स को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, तो जो पित्तज प्रमेय हो या पित्तज ग्रहणी हो, उनके लिए मिलेट्स सही काम करता है। उसमें भी जैसे रागी जैसे जो चीजें हैं, वो तो पित्तज में भी काम उतना नहीं करेगा, लेकिन जैसे पित्तज में क्या हो गया, दूसरे जो मिलेट्स है वो सारी चीजें उसमें काम करता है। तो ध्यान देना कि मिलेट्स खाना कहना एक बात है, लेकिन किसके लिए मिलेट्स देना, किसके, कोई भी द्रव्य अपने गुणों से काम करता है। तो कफज में जो ऑलरेडी अग्नि मंद है, उसका कारण ही मंद आदि गुण है, सीता मंदा गुरु आदि। अब ये मिलेट्स जो है बहुत हैवी है, ये सारे लघु गुण थोड़ी है, उसमें गुरु है। सोनू जी आ रहा? जी गुरुजी, बिल्कुल लाजवाब। हाँ, तो ये जो चीजें हैं हमें समझना है। तो अब देखो, ग्रहणी उसका जो हुआ है, कफ पित्त वात किससे हुआ है, उस हिसाब से हमें उसके भोजन तय करना होगा। अब ग्रहणी हो गया है उसको, अब इसमें दोषों के हिसाब से भी उसका सिम्टम्स बताया गया है। कफज आहार विहार करता है, पहले मंदाग्नि था, तो अभी सिम्टम्स भी वैसे ही निकलेगा, राउंड शेप में मल आएगा, फ्लश में चिपकने वाला आएगा, या भी इस तरह के बहुत सारे। कल हम लोगों ने चर्चा किए थे कि कफज ग्रहणी का क्या क्या सिम्टम्स है, पित्तज का क्या क्या सिम्टम्स है, वातज का क्या क्या सिम्टम्स है, वो हमने कल परसों अच्छी तरह से, जैसे मुंह में मीठापन आना, खांसी होते रहना, बार बार मुंह में पानी भरा रहना, सर्दी जुकाम बना रहना, शरीर उसका हार्ट जो है भारी भारी सा लगना, शरीर में थकावट होना, संभोग, शारीरिक शक्ति, सेक्स आदि करने में असमर्थ होना, या उसके मन न होना, है ना, इच्छा ना होना, मल टूटा हुआ सा कच्चा कफ मिश्रित आना, ये क्या है? शरीर रोगी कृष्ण तो नहीं है, दुर्बल तो नहीं है, मगर फिर भी उसको दुर्बलता महसूस हो रहा है, कमजोरीपन महसूस हो रहा है। अब देखो, कमजोरीपन हो गया, छोटा बच्चा है, उसको बचपन में ही ग्रहणी हो गया, कमजोरी हो गया, ऐसा देख करके उसके माँ उसको दूध पिला देती है, बाजार के पता नहीं क्या क्या चीजें, बोन बीटा और दूसरे जो बहुत सारे बीटा जो बाजार में अवेलेबल है, वो ले आकर के दूध में डाल के दे देंगे। कौन सा क्या दिक्कत है जी? कफज ग्रहणी है। कफज ग्रहणी का सिम्टम्स क्या बताया है जी? शरीर दुर्बल नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोरी है, कफज ग्रहणी। तो ये अवस्था को एकदम याद करना है। त्रिदोष ग्रहणी का क्या संबंध है? इन तीनों ही दोषों का जो लक्षण बताया है, वो लक्षण जहां एक साथ दिखता है पेशेंट में, तो वह त्रिदोषज हो गया। सान्निपातिक अवस्था एक और होता है, किसी भी रोग का सान्निपातिक अवस्था ही उस व्यक्ति को कैंसर की ओर लेके जाता है, मेलिग्नेंसी की ओर लेके जाता है। मेलिग्नेंसी यानी कैंसर के विषय में भी हम कभी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। कैंसर के चिकित्सा में हम मेडिसिन ढूंढते हैं, कोई भी एक मेडिसिन हम देते, लेकिन कैंसर में भी हमें, अभी मैं दोबारा मैं आपको बता दूं, किसी भी रोग का जो उसका अंतिम अवस्था है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, सान्निपातिक अवस्था है, वह सान्निपातिक अवस्था ही उस व्यक्ति के लिए कैंसर है, वही उसके लिए ट्यूमर है। ठीक है, वो घातक अवस्था है।
किसी को अभी मेरे पास एक पेशेंट है, उसको एक कैंसर हुआ है लंग्स में। लंग्स में कैंसर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं अभी। तो लंग्स कैंसर के ऊपर अभी मैं 2 महीने से उसको उसको मैं दे रहा हूँ मेडिसिन। लंग्स कैंसर है, तो अब देखो एलोपैथिक जो डायग्नोसिस है और उनकी जो भाषा है वो तो हमें कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे लिए मायने तो रखता ही नहीं है कि उनके रिपोर्ट में क्या आया है, डायग्नोसिस क्या हुआ है, उसका मायने क्या है, उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है उसका मकसद क्या है, वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद बोलता है हमें तो दोष देखना है, तो मैंने दोष देखा उसका। उसका दोष जो है कफ है, वायु है। और लंग्स कैंसर में उसका हो क्या रहा था, उसका लंग्स में पानी भरा हुआ था पूरा, बार बार पानी भर जाता है। वो बेचारा वो नेपाल से इधर दिल्ली में आता है और वो पता नहीं क्या कुछ उनका जो प्रोसेस है उससे वो पानी वानी कुछ निकाल करके फिर चले जाते हैं। और एक है मेलिग्नेंसी, जहां पर ट्यूमर जैसी अवस्था होती है। तो मैंने देखा फाइनली इसका हुआ क्या है, एक तो पानी शरीर में भरा, लंग्स में भरा रहता है, और दूसरे नंबर में मेलिग्नेंसी है, वहां पर घाव है, गांठ जैसा बना है। अब देखो हमारे यहाँ पर चिकित्सा क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ जोड़ना होगा। एक है जो अगर लंग्स में पानी भरा हुआ रहता है, तो देखो हमारे यहाँ पर एक नाम है जिसका नाम है वपावहन, सुना है, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं वपावहन। आप लोगों ने सुना है इसका नाम वपावहन, आप लोग इसको नोट कर लो। वपावहन, जैसे हमारे बहुत सारे अर्गन्स होते हैं, लिवर है, स्प्लीन है, ये सारे, ऐसा ही वपावहन है एक। वो बेसिकली अर्गन है भी या क्या जो भी है, बट वपावहन का मतलब होता है वप यानी पानी को, वहन यानी जहां से बहता है। तो समूचे शरीर में जो पानी बहता है ना, जो पानी का जो स्रोत है शरीर में, वह स्रोत, वह जो पानी है उसी वपावहन के माध्यम से वहन होता है। इस वपावहन का उद्गम स्थान है लंग्स। लंग्स का एक जो हिस्सा है वह वपावहन का हिस्सा है, वहां से उसका उद्गम स्थान है। जैसे हम लोगों ने कहा था रस धातु का उद्गम स्थान है, रक्त धातु का उद्गम, सभी धातुओं का उद्गम स्थान है। ऐसे ही वपावहन का उद्गम स्थान कहाँ है, लंग्स के दक्षिण दिशा में है। तो मैंने देखा कि उसके लंग्स के दक्षिण दिशा में पानी भरा हुआ रहता है, तो वो बार बार उसी चीज के लिए, उसी पानी को सुखाने के लिए इधर आ जाता है, कीमो करने के नाम से। कीमो यानी उसी पानी को वो सुखा रहा है, लेकिन अब उनका अपना परिभाषा है और हमारा अपना। अब हमें क्या चाहे, क्या करना है, उस वपावहन का संबंध जो उसके लंग्स से है, वह लंग्स का निर्माण किसने किया है, रक्त फेन प्रसादाद फुफ्फुस। रक्त धातु का जो फेन है, उस फेन से फुफ्फुस का निर्माण हुआ है। आप लोग सुन रहे मेरी बात। हमारा जो भी भोजन हम जो करते हैं उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है। रक्त बनने के बाद जब स्प्लीन में, लिवर में जब, लिवर में जब पहली बार जब रक्त बनता है तो वहां से एक बुलबुला सा उड़ता है। वह बुलबुला बाद में, बुलबुला इतना बड़ा होकर के, हम देखते हैं ना समुद्र में भी बड़े बड़े बुलबुले होते। देखो हमारे शरीर में लंग्स कैसे बनता है, बुलबुला इतना बड़ा हुआ पट करके फूटता है। फूटने के बाद वहां से जो जो छटकता है ना, जब पानी जैसा बूंदे जो छटकते, वही बूंदे छटकने वाले उसी बूंदों के माध्यम से हमारे लंग्स का निर्माण हुआ है। और जब वो फूटता है तो वहां से एक तरह का ऊर्जा निकलता है, तो उसे ही हम प्राणवायु कह सकते हैं। तो वही है प्राणवायु। तो हमारे यहाँ ना एक वनस्पति आता जिसका नाम है जीवंती, सुना है आप लोगों ने। तो इस तरह का लंग्स में मेलिग्नेंसी अगर होगा तो जीवंती नाम का वनस्पति, उसके पत्ते, वह जो पत्ते हैं वो बुलबुला इतना बड़ा हो गया, पट करके फूटा, और वहां से जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है प्राणवायु, वह जीवंती में प्राणवायु के उस एनर्जी को उत्पन्न करने वाली कैपेसिटी होता है। यानी
जो जीवंती है वो क्या है, उस लंग्स और उससे रक्त जब लंग्स निर्माण कर रहा होता है तो उस निर्माण होने जैसी अवस्था को वो हेल्प करेगा। वहां जो ऊर्जा तैयार होता है उस ऊर्जा को तैयार करने में जीवंती हेल्प करता है, इसीलिए जीवंती च्यवनप्राश में पड़ता है। अभी मैंने जीवंती ताजा ही वनस्पति इधर से खेत से, इस बार जितने भी च्यवनप्राश में डलने वाली जड़ी बूटी है सब ताजा है। और अष्टक वर्ग इस बार एकदम ओरिजिनल है, तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें डाल रहा हूँ। इस बार का च्यवनप्राश तो पिछले बार से भी अच्छा जा सकता है, ऐसा मेरा इस बार में एक 100 लीटर से भी ज्यादा च्यवनप्राश बना रहा हूँ। तो आप सभी को मैं, सुनील जी को पिछले बार मैंने भेजा वो टूट गया था, इस बार मैं आपको मैं भेजूंगा, 2 kg भेजूंगा सुनील जी को, माफ कीजिएगा पिछले बार मैं आपको भेज नहीं पाया क्योंकि पहले ही सारा मेरा खत्म हो गया था। तो सुनील जी के लिए 2 kg मेरा फिक्स है, ठीक है। तो बाकी लोग जैसे जैसे भी कहेंगे वो उसका होगा। तो लंग्स में पता चला आप लोगों को, तो उसमें क्या क्या लंग्स कैंसर में मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया। एक तो उसको सुखाने वाली दवाई दिया, एक तो वह जो पानी है, एक मैंने वहां मूत्र, आप लोग भी इसको नोट कर लो, अगर किसी का लंग्स कैंसर होता है तो क्या क्या चिकित्सा करना है। वैसे तो वेबसाइट में भी सारी चीजें लिखा हुआ है। एक तो मूत्रल दवाई देना है, क्या देना है, मूत्रल दवाई देना है, यूरिन को ज्यादा से ज्यादा निकालने वाली। क्यों, क्योंकि जो वपावहन जो किसी कारणवश वहां पर पानी अटक के बैठ जाता है, उसके स्रोतस को मूत्र मार्ग से उस पानी को हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, पुनर्नवा हो गया, और यहाँ पर शतावरी हो गया, ये सारी चीजें जो मूत्रल है, पंचत्रिण मूल हो गया, ऐसे जो मूत्रल है ऐसे दवाई हम देंगे, चंद्र प्रभावटी हो गया, ऐसे दवाई हम देंगे। एक तो हो वरुणादि, गया, हाँ जी, वरुणादि, वरुणादि। हाँ वरुणादि क्वाथ हो गया, और इसमें पुनर्नवादी क्वाथ हो गया, ये सारी चीजें। पुनर्नवादी क्वाथ इसमें अच्छा काम करेगा क्योंकि वह सर वपावहन के ऊपर अच्छा काम करता है पुनर्नवादी। गिलोय धनावटी भी सर, हाँ जी, गिलोय धनावटी भी चल सकती है इसमें। गिलोय गिलोय भी काम करेगा इसमें क्योंकि वह एक रसायन है, ऊर्जा का स्रोत है, रसायन है, वो रसायन के संदर्भ में काम करेगा। एक ये हो गया, मूत्रल हो गया। एक हम उसको देंगे रसायन, रसायन में देखो मुलेठी है, वायु विडंग है, मुलेठी वायु विडंग, इन दोनों को सुबह मैंने उसको शिलाजित और कुटकी भी डाला हुआ है। क्यों, आप जानते हो ना जो कुटकी है वो क्या करता है, इसे आप लोग ये योग आप नोट कर लो, कुटकी, शिलाजित, वायु विडंग और मुलेठी, ये 4 वनस्पति को अच्छी तरह से उसको करके 2-2 चुटकी सुबह गर्म पानी के साथ। अब पीपल के पत्ते, उसमें पंचछीरी, जैसे पीपल का छाल हो गया, बड़ का छाल हो गया, उदुम्बर का छाल हो गया, ऐसे करके 5 वनस्पतियों का जो छाल है उसको दिन भर पीपल के पत्ते के साथ मिला करके, ये क्या काम करेगा, ये उस मेलिग्लेंसी के ऊपर वो गांठ जो है उसको सुखाने की तरफ काम करेगा। पीपल के पत्ते उसमें ऑक्सीजन के जैसे काम करेगा, उसमें बहुत ज्यादा रूखा गुण होता है, मेलिग्लेंसी को सुखाएगा। शरीर में पानी को, इंटरनली पानी को सुखाएगा, एक्सटर्नली शरीर से बाहर निकाले का काम, पूर्णमाती मंडूर, ये सारी चीज हो गया। अब यहाँ पर चूंकि कैंसर अगर है तो उस व्यक्ति का शरीर में ब्रह्मण करना ही जरूरी होता है। तो ब्रह्मण में हम क्या करेंगे, सिद्ध मकर ध्वज वटी, एक योग मैंने बनाया है इसमें, सिद्ध मकर ध्वज वटी, श्रृंग भस्म, शुद्ध श्रृंग भस्म, और उसके बाद कफ केतु, कफ केतु रस, ये हो गया। और ये 3 चीजें वनस्पति, इसको डाल करके मैंने अच्छी तरह से खरल करके सुबह और शाम को 500 mg यह शहद और अदरक के रस, शहद भी योगवाही है और अदरक जो है, अदरक का रस जो है वो रसायन है, इन दोनों के साथ मिला करके, क्योंकि यह कफ के स्थान में काम किया जा रहा है, जो लंग्स है वो कफ के स्थान का है, तो कफ स्थान में गति कराने के लिए हमने शहद और ये उसके साथ दे दिया खाना खाने के बाद। आरोग्य वर्धिनी वटी, इसमें कुटकी है,
मांस धातु के ऊपर ये काम करता है, आरोग्यवर्धिनी रस रक्त धातु के ऊपर काम करता है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी उसको मैंने दे दिया। तो इस तरह से मैंने मेलिग्नेंसी के ऊपर दो महीने से काम कर रहा हूँ और रिजल्ट उसका ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा अभी ये बात कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ भी जो मेडिसिन हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है ना। जैसे अभी एक गृहिणी के संदर्भ में कहा कि वो उसके पहले अग्निमंदा हो गया या अतिसार हो गया, तो ये है कि क्यों हो गया। तो पहले मंदाग्नि हुआ और फिर उसके बाद उसने अपत्यकर दिन आहार विहार किया, ये इसका कारण हो गया। कारण क्या है? अपत्यकर, उस अवस्था में अपत्यकर आहार विहार। उसके बाद कैसा आहार विहार? दोष देखा, कफ में अधिक मात्रा में भोजन, प्रोटीन आदि, दिन में सोना, सारे कफज, तो उसे कफज ग्रहणी हो गया। उसके सिम्टम्स हमें समझ में आया। सिम्टम्स कैसा है? ऐसा ऐसा है, मुंह से पानी आता रहता है, ये सारी चीजें। अगर वातज होता है तो वायु के ऐसे ऐसे हेतु है, बिल्कुल भोजन नहीं करना, रूखा सूखा भोजन करना, भोजन का कोई टाइम नहीं, अल्प मात्रा में भोजन करना, रात भर जगना, रूखे चीजें खाना। कब खाना? मंदाग्नि और अतिसार के बाद। मंदाग्नि था और ऐसा कुछ किया तो क्या हो जाएगा? वातज ग्रहणी हो जाएगा। ऐसे पित्तज में भी बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा इस तरह की जो चीजें हैं वो अगर उसको खाता है तो क्या हो जाएगा? तो इस तरह से कफज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, वातज ग्रहणी हमारे पास आ गया। अब इसकी चिकित्सा करना है तो हमने वातज ग्रहणी की चिकित्सा करने के तरीका समझ लिया। कैसे करना है वातज ग्रहणी की चिकित्सा, वो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। कफज का और पित्तज का हमने पहले पढ़ लिया है, उसको आप लोगों को मैं अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर देखो 73, 74, 75, 76, इसको देखिए जरा ध्यान से। ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम सविष्टम व प्रसेकार्ति विदाहा रुचि गौरवे। निकाला आप लोगों ने? बुक है आपके सामने। अभी आप लोग कोई हैंड रेज करिए, जिनको बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही मेरी बातें, हैंड रेज करिए। मुझे लगता है कि अभी मेरा पंचकर्मों का क्लास मुझे अलग लेना पड़ेगा। अब हमारे बहुत सारे यहाँ पर, क्यों हमारे जो पुराने विद्यार्थी तो सब निकल गए, पुराने कोई भी नहीं है यहाँ पर। सभी जो हैं पुराने हमारे 2-3 लोग हैं, बाकी सब नए हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चरक संहिता अब मैं बेसिक लेवल से फिर शुरू करूँ। जो हमारे पुराने हैं उनके लिए पंचकर्म का क्लास में अलग ही उसको रखूंगा। अभी पहले ग्रहणी खत्म होने के बाद फिर हम इसका बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट इसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एकदम नए विद्यार्थी है। नए जो कोई अगर पुराने हैं तो भी उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। चरक संहिता को हम फिर दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चरक संहिता से भी बढ़िया रहेगा अगर हम अष्टांग हृदय को स्टार्ट करें तो अच्छा है। क्या कहते हो? सही है कि नहीं? बेसिक लेवल से ही हमें इसको, ठीक है सर। जी गुरुजी। हाँ सर, अष्टांग हृदय कोई भी आप लेना चाहें, अगर शुरू से करें तो हमारे काफी फंडामेंटल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ। और वो बढ़िया रहेगा सर। अब फिर आप लोग कहोगे कि सर अभी आपने चरक संहिता मंगा लिया, 4 दिन भी हुआ नहीं, फिर अष्टांग संग्रह। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, चरक संहिता ही इस बुक के आधार पर अष्टांग संग्रह भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। टॉपिक वही रहेगा, अष्टांग संग्रह ही पढ़ाऊंगा। वैसे तो अष्टांग संग्रह पीडीएफ भी होगा, है ना शायद। सर अष्टांग हृदय और ये चरक संहिता का पीडीएफ तो नहीं मिल पा रही है, अष्टांग क्योंकि मैंने काफी है मेरे पास है, मैं पीडीएफ यूज करता हूँ। अष्टांग हृदय है पीडीएफ में जी। तो आप भेज दीजिएगा। नहीं, अष्टांग हृदय पहला अष्टांग हृदय ना फर्स्ट पार्ट तो है, सेकंड पार्ट नहीं मिलता सर। उसमें गड़बड़ हो जाएगी, पहले एक बार यही करवा दो चरक संहिता, उसमें उलझ जाएंगे इधर उधर जा करके। नहीं ऐसा है ना। हाँ तो चरक संहिता, गुरुजी हाँ जी ऐसा कर लेते हैं ना, चरक संहिता भी देखो जिन जिन भाई के पास में है, ठीक है, चरक संहिता ले लो और अष्टांग हृदय संग्रह जो भी ले रहे हैं उसे ले लो। जैसे टॉपिक हम लेंगे कोई भी, वो उसमें भी देख लो और इसमें भी देख लो। ये अष्टांग हृदय एक दूसरे के साथ साथ। अष्टांग, क्योंकि मैंने पहले कहा था चरक पढ़ने के बाद हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे,
तो लेकिन हम ना बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक उसमें जाएंगे अब, क्योंकि पुराने हमारे यहाँ लगभग नहीं है कोई भी, 2-3 लोग हैं। एक तो नमो बेबी हो गया हमारे, और दूसरे बलदेव जी भी बहुत पुराने नहीं है, अभी बीच में आए हैं। और हमारे 2-3 लोग हैं अभी, बाकी सब चले गए। तो अभी हमारे पास जो आप लोग सारे हो वो बिल्कुल नए मैं हैं। भी हूँ गुरुजी, 2 साल हो गए मुझे। हैं? मैं भी हूँ, 2 साल हो गए मुझे। मुकेश जी हो, लेकिन बीच में आप बहुत, आपने बीच में आप आए नहीं ना कई बार। वो तो मैं बीमार था हो गया, तो गुरुजी से करा छोड़ दी। तो मुकेश जी आप क्या कहते हो, पहले शुरुआत से शुरू करें क्या? नहीं गुरुजी, यही साल चलाओ, हैं? यही से आगे रहने दो। नहीं नहीं, मैं एक ही बता रहा हूँ मुकेश जी, देखो नहीं ऐसे रहने चाहिए। देखो देखो मुकेश जी, ऐसा है, मैंने आपको क्या बोला कि एक तो है पंचकर्म। पंचकर्म का अब यहाँ से उधर तो पंचकर्म ही रह गया, अभी तो खत्म हो गया, चिकित्सा स्थान भी अभी 15वां अध्याय पहुंच चुके हैं। तो पंचकर्म ही रह गया अब, इससे उधर पंचकर्म में सारा यही कवर हो जाएगा। और बाकी जो हमारे जो नए सारे के सारे, आप जितने भी अभी 18-19 स्टूडेंट है, और बाकी भी दूसरे स्टूडेंट को जोड़ करके हम क्या करेंगे, अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, चरक संहिता पढ़ेंगे, चरक संहिता के साथ साथ अष्टांग हृदय भी लेकर के चलेंगे साथ में। सुश्रुत तो भी पढ़ना है। सुश्रुत संहिता, ठीक है सर, आप सर चरक संहिता या अष्टांग हृदय जो भी आप करना चाहते हैं सर, वहीं से शुरू कर देते हैं, ताकि उसमें कंसेप्ट पहले से ही क्लियर रहेंगे और जी 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 बुक्स जी, वगैरह की चरक कोई संहिता दिक्कत नहीं है तो सर। देखो सबसे वो ठीक बढ़िया है। जो बुक है ना वो चरक ही है। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं इसी में सब मर्ज करके सब बताइए, एक सीरियल लाइन में। हाँ हाँ, बस 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 बस, सारा ही अलग बिल्कुल अलग नहीं, अलग अलग कुछ नहीं हो पाएगा, ना किसी की समझ में आएगा। सही बात है, सही बात है, मैं इसी में सारा मर्ज करके क्योंकि पढ़ा दूंगा। एक चीज छूट जाएगी, दूसरी पकड़े रहेगा। हाँ सड़क ठीक है। रामबाण है जी, हाँ जी, और जिस जिस सड़क जिस सड़क तरह रामबाण से है, रामबाण। हाँ चरक ही पढ़ेंगे, वो सही है। गुरुजी हाँ जी। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, हाँ ये क्रीम निकाल के सबको दे रहे हैं, हाँ जी। ये हाँ, मेन घी है। बिल्कुल सही बोले। यही मेन है। बाकी टोना, दोनों बाकी जो ये टोटके है ना, टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। टोटके का मतलब है कुछ कि नहीं, इस एकदम। रोग में ये दवाई दे दो, ऐसा ही, ये सारे टोटके में नहीं जाना चाहिए। देखो मैं तो नहीं नहीं ब्राह्मण हूँ, तो मैं कभी किसी लाल किताब के टोटके में बताता नहीं हूँ। उसमें भी मैं पक्का हूँ, मैं कहा भाई कोई टोटके वोटके हमारे पास नहीं है। और आयुर्वेद में भी टोटका जो है, अगर कोई कहता है कि सर ये अमुक रोगी है, ये रोग हुआ है, तो कोई दवाई बताओ, तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कोई दवाई नहीं बनता। अवस्थाएं होती है, उसकी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, उसके हिसाब से दवाइयाँ होती जी गुरुजी, बिल्कुल। जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक तो चिकित्सा का कोई मतलब ही नहीं बनता। है जी। तो अभी हम लोग अभी ये ग्रहणी चिकित्सा को समझेंगे प्रॉपर तरीका से, फिर एकदम हम चरक संहिता को ही सूत्र स्थान में जाकर के हम वहां से फिर अपना क्लास शुरू करेंगे, और मुझे लगता है आप सबके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरा मानना ऐसा है कि ग्रहणी के बाद आप जवर कह रहे थे सर, हाँ, ग्रहणी के बाद आप कह रहे थे जवर शुरू करेंगे दोनों लगातार। मैं कह रहा हूँ ना, ज्वर जो है ना वह पंचकर्म में, पंचकर्म का जो क्लास है ना उसमें हम करेंगे। अच्छा पंचकर्म के अच्छा, क्लास में वो ज्वर को लेंगे, ज्वर वगैरह ये सारी चीज वो तो चलता रहेगा। और चरक संहिता जो क्लास है, अब यहाँ से 2 क्लास हो जाएगा। एक क्लास ठीक है ये सर। जो बड़े लेवल, जैसे अभी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, वो लोग जो जितने भी लोग हैं, उसमें आप लोग भी आना चाहे आ सकते। लेकिन बात यही कि अब आप लोगों को किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, अभी जैसे हो रहा है बहुत सारे लोगों को। जैसे विनोद नहीं आप, राजपूती है, बहुत सारे लोग हैं, इनको अभी बस बहुत ज़्यादा बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट उनका अभी क्लियर नहीं हुआ है, और ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं आप लोग। हाँ, बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर समझ में आएगा सर। हाँ, जैसे हाँ देवेंद्र जी गुरुजी, है, आपको ऐसा ही हो बेसिक रहा अभी है। क्लियर हुआ नहीं है। हाँ जी। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। बेसिक क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तकलीफ हो रही है गुरुजी। हाँ वो नारी बेसिक। का क्लास नहीं किया गया, हाँ, नारी का क्लास नहीं किया ये लोग। नहीं नहीं, नाड़ी का नहीं किया अभी। तो नारी तो पहले पढ़ा उसके पास ये हाँ, तो अभी नाड़ी का क्लास पहले होगा, चलो नाड़ी का भी हो ही जाएगा, नाड़ी क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। नाड़ी में देवेंद्र जी आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें।
बाकी हम चरक संहिता भी हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से उधर ठीक से है गुरुजी। पंचकर्म रह गया है, तो पंचकर्म को हम अलग टाइम में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुजी ठीक है गुरुजी। हाँ जी, गुरु जी एक विशेष पंचकर्म का सूचना तो है। वीडियो दिया हुआ है आपने, हाँ जी। पंचकर्म का तो वीडियो सब दिया हुआ है, उसमें है सब। नहीं नहीं है, तो अभी भी जो क्लास चल रहा है वो पंचकर्म का ही चल रहा है अभी भी। ये जो अभी क्लास है पंचकर्म के अंतर्गत है ये। हम्म। हाँ, गुरुजी एक विशेष सूचना है। यस। अगर कहीं किसी का विजिट बनारस में हो हम्म, तो कम से कम 200 दुकानें ऐसी हैं जहां पुरानी किताबें मिलती हैं और सारी उपलब्ध हैं। अच्छा। जी, मैंने वहीं से मंगाई थी अष्टांग हृदय, दोनों भाग मिला हुआ है। सेकंड हैंड बुक। हाँ हाँ, दोनों मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। वहीं से द्रव्य गुण विज्ञान भी मंगा लिया था, सारे पार्ट उपलब्ध है वहाँ। गुरुजी मेरे लिए भी सुनील जी, वहाँ सोनू लेने खारी के जाना लिए भी आप पड़ेगा, व्यवस्था वही कर बात है। दीजिएगा। मनीष जी जी? कह रहे हैं वो बनारस में विजिट करेंगे, तो मनीष जी जब जाएंगे ना तो मनीष जी हमें बता देना, हम आपको 3 दिन तक फ्री में रहने की व्यवस्था करा देंगे। हमारा चेला है उधर, 3 दिन तक फ्री में रहने का व्यवस्था होगा। आप बस बुक जो है लोगों को वहां से करा देंगे। हम आपको बैठने की व्यवस्था दे देंगे उधर। हाँ, हमारे धर्मशाला के ऊपर से और जाकर के देखोगे तो विश्वनाथ मंदिर नजदीक से दिखता है। गुरुजी प्रयाग में रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। प्रयाग में तो है ना हमारे सुनील जी का घर के छत में जाके देखोगे तो राम जी के मंदिर उधर दिखता है। हाँ गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी। सभी जो सदस्य है ना उनके मोबाइल नंबर जो है वो एक इकट्ठा करिए ना गुरुजी। गौरी जी ऐसा है कि मोबाइल नंबर यहाँ शेयर नहीं होता, प्लीज माफ कीजिएगा। मोबाइल नंबर हम किसी का शेयर नहीं करते। उसका कारण क्या है वो वो तो मैं पुराने बताया ना आपने। पुराने लोगों को तो पता है, कारण नए लोगों को अभी पता नहीं है। हाँ वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी ठीक है। ठीक है गैरी जी, आपको जो भी बातें हैं वो मेरे से बता देना, जिनसे आपने बात करना है मैं आपको पर्सनली नंबर दे दूंगा। जी जी ठीक है। आप देखिए जरा सूत्र क्रमांक 73 में देखिए जरा, ग्रहणी माश्रितम दोषम विदग्धाहारम उर्चितम। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, अब यहाँ पर एक कंडीशन इसने एक कंडीशन यहाँ पर रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है जरा, है ना, ध्यान से एकदम। अब आपके पास ग्रहणी के रोगी आ गया, आपको हमने कफ वात पित्तज ग्रहणी का चिकित्सा भी हमने आपको बता दिया कि कैसे वातज है तो उसकी चिकित्सा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है, पित्त और कफ का कैसा है। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन यहाँ इसने रखा, अरे हाँ रुको जरा, अभी दोषों की चिकित्सा नहीं करना, पहले एक कंडीशन बताया, ग्रहणी माश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम सविष्टम प्रचेकारदि विदाहार रुचि गौरव ही। अब ये कहते हैं ग्रहणी के रोगी, चाहे वो कफज हो, पित्तज हो, वातज हो, इन्होंने कहा कि अगर कफज ग्रहणी है या ग्रहणी है, चाहे कफ पित्त वात कोई भी हो, ग्रहणी के रोगी आपके पास आया और उस रोगी को विबंध कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुंह से लार टपकता है, पेट में दर्द होती है, पेट में जलन होता है, इनडाइजेशन होता है, शरीर में भारीपन रहती है, ठीक है, तो उसे अर्धपक्व आहार से कुपित वातादि दोषजन्य आम के लक्षणों से युक्त ग्रहणी विकार जानना है। फिर से बता रहा हूं, अगर ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो इसको बिल्कुल दिमाग में रट्टा मारना है। आपके पास रोगी आया, आपने उसको ग्रहणी रोग डिसाइड किया, मगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, मुंह से लार टपकता है, उधर पेट में दर्द होती है, पेट में जलन हो रहा है, इनडाइजेशन है, उसको शरीर में भारीपन रहता है, तब हमें क्या समझना है, भैया ग्रहणी तो है लेकिन इसके पेट में जो कुछ इसने पहले भोजन किया था वो अपक्व अवस्था में रह करके वात या पित्त या कफ को परेशान कर रहा है। वही अर्धपक्व अवस्था में रहने वाला जो आहार है वो उसके उदर यानी पेट में जाकर के
वो इन तीन में से किसी न किसी दोषों को बढ़ा करके क्या करता है, एक तरह के टॉक्सिन, वो चूंकि खुद टॉक्सिन है, वो अर्धपक्व अवस्था में है ना, आम अवस्था में है वो, तो ऐसे आम अवस्था में शरीर को ऐसा देख करके इस तरह के आमज ग्रहणी है यह तो भैया, आमज है। अभी हमने कफ पित्त वात कहा, वातज ग्रहणी की चिकित्सा, पित्तज और कफज ग्रहणी की चिकित्सा तो बताया, लेकिन अब यहाँ चर्चा ये कर रहे हैं कि भैया अगर आम अवस्था में है वह रोगी तो डायरेक्टली उसका चिकित्सा वैसे नहीं करना है जैसे पहले बताया गया है। किसको समझ में आया ये बात? जिसको स्पष्ट समझ में आया वो अपनी भाषा में बताए, क्योंकि ये बहुत महत्व का है, इसको नोट करना है। बताइए, मैं फिर से बताता हूं, कफ पित्त वातज ग्रहणी का लक्षण दिखता है, लेकिन साथ साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन है, मुंह से लार गिरता है, पेट में दर्द है, जलन है, इंडाइजेशन है, शरीर बहुत भारी भारी लगता है, यह आम का लक्षण है। देखो, आम का लक्षण शरीर में अगर आम होगा तो ये 4-5 लक्षण होंगे। मुंह से लार टपकना, पेट में दर्द होना, जलन होना, कहीं कहीं अरुचि होना, शरीर में भारीपन होना, इसको नोट कर लो। आम है यह, अगर शरीर में आम होगा तो यही लक्षण होगा, किसी भी रोग में हो, इन 4 लक्षण को नोट कर लो। हाँ जी देवेंद्र जी बताइए। गुरुजी, आम का और कफ का एक सा ही लक्षण दिखता है क्या? लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि कफ और आम इन दोनों का गुण धर्म एक समान है। हालांकि अगर वो पित्तज आम है तो वहां जलन होगा ज्यादातर, जैसे यहाँ लिखा है। पेट में दर्द के साथ जलन हो तो पित्तज आम है। मुंह से लार टपकता है, पेट में दर्द होता है, शरीर में भारीपन होता है तो यह कफज आम है। अरुचि है, पेट में दर्द होता है, जलन होता है, या अरुचि है, इंडाइजेशन है, पेट में दर्द है, ये दोनों ही सिम्टम्स हो तो ये वातज आम है। फिर से बता रहा हूं, मुंह से इसको ए, अलग ए, अलग। ए, एक बात छोटी सी है सर, जो खाना खाने के बाद तुरंत पखाना जाता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वही मैंने पित्त कहा में, ना, देखो वात? देखो देखो, अभी मैं बताया, खाना खाने के बाद तुरंत अगर लेटिन जाता है, इसका मतलब है यह कहीं ना कहीं ग्रहणी रोग से पीड़ित है, ये समझ लो। अब ठीक ये है। समझ लो, क्योंकि उसका समान वायु, अभी अभी आप ना नाड़ी परीक्षण अभी आपने पढ़ा नहीं है, नहीं तो अभी ये जितने भी हमारे स्टूडेंट है, समान वायु का कर्म वहां प्रॉपर नहीं ठीक है हुआ। गुरुजी, ठीक है। जिस दिन आप अब नाड़ी के क्लास में आओगे ना, तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जिस आदमी ने भोजन किया तो भोजन समान वायु के सामने जाएगा, ग्रहणी ग्रहणात्मतम, वह जो उसमें जो समान वायु है उसमें ग्रहण करने की कैपेसिटी होता है, उसको डाइजेशन करने की कैपेसिटी होता है। लेकिन जहां समान वायु में गड़बड़ी आ जाती है तो फिर क्या है, जैसे ही वो खाएगा तुरंत जाएगा, उसमें एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो यह भी ग्रहणी का एक अवस्था हो सकता है। लेकिन खाना खाते ही अगर वो डायरिया, पेट साफ करने के लिए जाता है, लेटिन जाता है, तो इतने मात्र से हमें दोष पता नहीं चलेगा उसमें। अब देखो, बार बार मुंह में थूक बनता है क्या, मुंह से लार टपकता है क्या, रात में सोते वक्त मुंह से ना पानी तकिया में गिरता निकल जाता है, ऐसा होता है क्या, शरीर में भारीपन लगता है, ये सब के सब क्या है, कफ के तरफ इशारा कर रहा है। तो ये कफज ग्रहणी हो गया। तो कफज ग्रहणी में क्या है, कफज ग्रहणी हो गया, कफज ग्रहणी हो गया, साथ साथ में आम अवस्था में। अब नोट करिए जरा, अभी आपने नोट किया कि नहीं, किसी के मुंह में पानी बनता रहता है, मुंह से लार टपकता रहता है, पेट में दर्द होती है, पेट में या शरीर में कहीं जलन होता है, इंडाइजेशन और शरीर में भारीपन, यह आम अवस्था में है, ये समझ लो। और किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो यह लक्षण उसमें जरूर दिखेगा, इनमें से 1-2 लक्षण उसमें दिखेगा। कहीं पर भी अगर ये 4-5 लक्षण दिखता है, समझ लो उसका कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे उसको मिर्गी आता हो, पागलपन होता हो, या बवासीर हो, कुछ भी हो, ये लक्षण अगर दिखता है तो ये क्या है, आम है। तो अब यहाँ ग्रंथकार क्या बोलते हैं कि अगर आम है तो पहले ग्रहणी की चिकित्सा करने से पहले उसका आम की चिकित्सा करना पड़ेगा। तो आम की चिकित्सा करने के लिए पहले क्या करें, बेसिकली यह आम तो है,
लेकिन यहाँ एक और बात है, यहाँ पर ये बता रहे अब 74 में आमलिंगान्वितं दृष्ट्वा सुकुष्णेनां बुनोद्धरेत् फलानां वा कषायेण पिप्पली सर्षपैस्तथा। अब ये आगे जाके बोल दिया, इन्होंने कहा अगर मुंह से लार टपकता है, पेट में दर्द होती है, जलन होता है, इंडाइजेशन होता है, शरीर में भारीपन होता है, महाराज यह सिम्टम्स तो वोमिटिंग टेंडेंसी में या उल्टी आने जैसी अवस्था में होती है। जब भी हम कभी किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को वॉमिटिंग कराने वाले प्रोसेस करते हैं तो उनमें अक्सर यह सिम्टम्स दिखता है। तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि भैया आपका कफ उद्रेक होने की अवस्था में है, कफ अपने स्थान में उद्रेक हो गया है, उत्तेजित हो रहा है। ऐसे उत्तेजित कफ जो आम अवस्था में है, अब उसको हमें तुरंत निकालना चाहिए। ऐसा करके उस व्यक्ति को सुखुष्ण यानी कुछ गर्म पानी में सेंधा नमक आदि डाल करके गर्म पानी पिलाओ और उसको तुरंत वहीं पर वोमिटिंग करा दो। क्योंकि मुंह से वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, मुंह से लार टपकना क्या है? वोमिटिंग टेंडेंसी होना, मुंह में पानी भर जाना। यहाँ पर आप लगा लो सविष्टम्भ प्रसेकार्ति विदाहा रुचि गौरवम। ये क्या है? किसी आदमी को उल्टी आने जैसी स्थिति हो रही है, उसको ग्रहणी है, चाहे कफ पित्त वातज कोई भी हो, लेकिन अगर उल्टी आने जैसी स्थिति होती है, शरीर में भारीपन लगता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसको तुरंत कुछ गर्म पानी पिलाना है और पिला करके उल्टी कराना है। मगर ये उल्टी कब कराना है? यह उल्टी हम किसी भी वक्त करा सकते हैं। जब भी कभी वो पेशेंट हमारे पास आएगा तो तुरंत उसको बैठाया और वहीं पर दे दनादन फटाफट शुरू। उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करना है कि भैया सुबह ही आ जाओ, पेट जो है कि भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतना है, अन्य ग्रंथ, अन्य आचार्य यहाँ क्या बोलते हैं, उसी वक्त वमन कराओ, लेकिन वमन कराने के लिए उसको कुछ क्रिसरा दे दो, दूध में थोड़ा सा। क्रिसरा का मतलब खिचड़ी होता है वैसे, लेकिन हम दूध में थोड़ा सा कुछ साठी चावल डाल करके उसको पकाओ और खीर बना करके उसको खीर दे दो, कुछ दूध पिला दो, कुछ ऐसे चीजें करो, तुरंत उसको लेटिन उल्टी हो जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? कफ ग्रहण इसको दोबारा बताएंगे? हाँ जी सर ये जो आपने खिचड़ी बोला, खिचड़ी दूध में कैसे सर? नहीं नहीं अगर नहीं, वमन क्रिसरा का मतलब खिचड़ी होता है, तो हम यहाँ अच्छा। खिचड़ी भी दे सकते हैं, दूध में साठी चावल को पका करके भी अलग सा हम दे सकते हैं खिचड़ी। अगर साठी चावल सर ये मतलब एक वैरायटी है क्या? साठी चावल का मतलब होता है, बाजार में मिलता है साठी चावल, 60 दिन में पैदा होने वाला। जो 60 दिन में पैदा हो जाए वो साठी है। तो बाजार में जाके कहो भैया हमें साठी चावल चाहिए, ना साठी ना मिले तो कोई सामान्य चावल में दूध डाल करके थोड़ा पका लो, उसको पिला दो। तो दूध में पका के फिर वो मतलब खीर जैसा हो गया ना? हाँ, खीर जैसा, पतला खीर जैसा बनाना है, पतला अच्छा ठीक है। बना करके उसको पिलाना है। लेकिन कब करना है? सद्य, तत्क्षण करना है। जैसे रोगी आया, सिम्टम्स बोला, तुरंत करना है। फिर अथवा, अब देखो अथवा, अब ये अथवा इन्होंने कहा ना यहाँ पर दुष्ट सुकुश नाम गुण। देखो, आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा, आमलिंगान्वितम दृष्टा का मतलब होता है कि शरीर में लिंग यानी चिन्ह, वैसा लक्षण उसमें आम अवस्था के लक्षण दिख रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, उल्टी आने जैसे हो रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है, ऐसे अवस्था में सुखुष्णेन अम्बुना उद्धरे। उद्धरेत का मतलब है सारे उस आम को, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दो, तुरंत निकालो। हाँ, इसमें फलानम व कषायेण पिप्पली सर्षपैस्तथा ये भी कर सकते हैं। फलानम यानी मदन फल, या पिप्पली, या सरसपही यानी सरसों का चूर्ण, इन तीनों को मिला करके रोगी को पिलाओगे तो उसी वक्त उसको उल्टी आ जाएगा। अब यहाँ इन्होंने ना ये एक नियम बताया, चरक संहिता बेसिकली इसी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ इन्होंने ना लंबा चौड़ा कुछ लिखा नहीं, इन्होंने यहाँ एक सूत्र दिया, एक सोच दिया है। अगर ऐसे अवस्था में रोगी आया तो हमें वमन कराना है। अब वमन आपके सामने क्या है? मदन फल नहीं है तो कुछ और, कुछ नहीं तो गर्म पानी पिला लो,
देखो मूंगफली का फांट अगर आप बनाकर पिलाओगे तो वो भी वमन कराता है। फांड क्यों? गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पानी पिलाओगे तो उल्टी आने जैसी तो उसको हो ही रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है उसको। आम अवस्था में तो शरीर पूरा उसका भरा हुआ है, तुरंत उसको उल्टी हो जाएगा। जैसे ही उसका उल्टी हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा? उत्क्लेशित आम बाहर। उत्क्लेशित आम, कफ स्थान में स्थित जो आम है वो उत्क्लेशित अवस्था में है, यानी स्टमक में आकर के भरा हुआ है। अब वह आम को हम तुरंत बाहर की ओर निकाल देंगे मुंह से उल्टी करा करके, तो क्या हो जाएगा? सारा आम बाहर। जब आम बाहर हो जाएगा तो जब बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद अन्य ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि आम जब आपने इस तरह से सद्य बमन बोलते इसको, सद्य बमन करके आम को बाहर निकाला, तब उस पेशेंट को जो हमने पहले पढ़े थे वात पित्त और कफ के हिसाब से, अगर वातज है तो दीपन पाचन और स्नेहन करने के लिए घी घृत पान करा करके फिर उसको विधि पूर्वक बमन करा करके फिर बाद में कुछ विरेचन कुछ वस्ती, इस क्रम से लेके आना है। ध्यान देना, अगर आम अवस्था में शरीर है, उत्क्लेशित अवस्था में दोष है, उल्टी आने जैसी स्थिति हो रहा है, तो 73 वाला सूत्र को याद रखना है। तुरंत उसी वक्त टॉप को सामने रखो, गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके 3-4 लीटर पानी पिला लो, उंगली 3 अंदर तक ले जाओ, उल्टी हो जाएगा। तो उत्क्लेशित जो कुछ है वो सब बाहर हो गया, जो बाहर निकलना चाहता है वो हमने बाहर कर दिया। अब जो निकलना नहीं चाहता, देखो निकलना कौन चाहता है शरीर से टॉक्सिन, और कौन निकलना नहीं चाहता, ये दोनों बातें भी समझना है। निकलना कौन चाहता है? जो आम शरीर से स्रोतसों से कोष्ठ में आ गया है। स्रोतस क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा स्टमक है, तो आंखों में, कान में, नाक में, जीभ में, गले में, या हमारे लंग्स में, या हमारे स्टमक के भी अंदर दीवारों में जो टॉक्सिन चला गया है, वह ऐसे टॉक्सिन है जो निकलना नहीं चाहते, उसको हम बोलते हैं स्रोतोगामी दोष, ऊर्ध्वगामी दोष। और जो टॉक्सिन ऊर्ध्वगामी थे, स्रोतसों से इधर आ गया है, स्रोतसों से कोष्ठ में आ गया है। कोष्ठ यानी हमारा 10-12 तरह के कोष्ठ होते हैं अलग अलग, यानी स्टमक एक कोष्ठ है। तो स्टमक में वहां से अंदर से नीचे की ओर आ गया, जब वो इधर आता है तो भारीपन महसूस होती है, वोमिटिंग टेंडेंसी लगता है, पानी मुंह से थूक बार बार निकलता रहता है, पेट में दर्द होती है, अगर वो पित्तज वाला होगा तो जलन होगा, अरुचि होगा क्योंकि स्टमक उसका पूरा आम से भरा हुआ होगा, स्रोतसों से अंदर से बाहर की ओर आया हुआ, उसको हम कहते और हैं बाहर की ओर निकलना चाहता है, उसको हम तुरंत बमन करके निकाल देंगे। तो क्या है? यह है निकलना चाहने वाला आम। और वह आम जो निकलना नहीं चाहता, जो शरीर के अंदर चला गया है, छोटे छोटे नस नाड़ियों से अंदर घुस गया है, ऐसे मलों को, ऐसे आम को, ऐसे टॉक्सिन को निकाले बगैर बात बनती नहीं है। तो उसको निकालने की जो परंपरा है, उसके लिए दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगा, इसकी जरूरत होती है। हरलाल जी आया समझ में? देवरेंद्र जी आया समझ में? तो हमने यहाँ 2 तरह के आम की चर्चा किया। आम जो है, आम की 2 गति है। आम की कैसे गति है? टॉक्सिन की 2 तरह की गति है। एक टॉक्सिन वह जो बाहर निकलना चाहता है और कोष्ठ में आ गया, यानी स्टमक में आ गया, और एक वो है जो बाहर निकलना नहीं चाहता, वो अभी कच्चे अवस्था में है बहुत ज्यादा, वह स्रोतों के अंदर घुस गया,
जो निकलना चाहता है स्रोतों से बाहर की ओर आ गया है इस गड्ढे में यानी स्टमक में, उसको बाहर निकालना है हमें, वो तुरंत निकल जाएगा, उसको कहते हैं सद्य वमन, झटपट निकल गया। जो निकलना नहीं चाहता दीवारों के अंदर चला गया है, स्रोतों के अंदर जाना उन्हें हम कह सकते हैं, उसको वहां से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए जो कुछ भी चीजें किए जाएंगे उसका नाम है पंचकर्म, और वही दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन अभ्यंग, ये 3-4 चीजें जिन्हें हम पूर्व कर्म कहते हैं पंचकर्म में, वो वही है। ये सारे चीज करने के बाद वह मल आम टॉक्सिन जो निकलना नहीं चाहता है वह भी मजबूरन अब निकलना पड़ेगा। तो जो निकलना नहीं चाहता उसको वैद्य जबरदस्ती उस तरह से खींचेगा दीपन पाचन आदि के माध्यम से। जो निकलना चाहता है वह वैद्य सद्य वमन, सद्य विरेचन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। आ रहा समझ में? तो आम दोष युक्त ग्रहणी के उपचार में क्या है, पहले उसको सद्य वमन करना है, करने से जो निकलना चाहने वाला आम बाहर निकल जाएगा। उसके बाद भी उसको कुछ मदन फल आदि जो उस तरह से निकलना ना चाहे तो कुछ थोड़ा सा मदन फल पिपली दे दो, पिपली सरसों का चूर्ण आदि मिला करके वमन करा दो, इससे वो निकल जाएगा। दूसरे नंबर में देखो लीन एवं पक्वाशयस्थ आम में उपचार। कुछ दोष जो लीन अवस्था में होते हैं, तो लीन क्या है देखो 75 में, लीनम पक्वाशयस्थम वा आमम श्राव्यम सदीपनहि शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम। 75 ये क्या बोलता है, उत्कृष्ट आम को हम आम कहेंगे और लीन किसको कहेंगे, लीन दोष किसको कहेंगे, वह दोष जो स्रोतों के अंदर चला गया और वह जो अब निकलना नहीं चाहता। देखो लीनम पक्वाशयस्थम व आमम श्राव्यम सदीपन, पक्वाशयस्थम, जो दोष पक्वाशय से या आमाशय से अंदर स्रोतों के अंदर चला गया है, जो अनुत्कृष्ट है, जो अभी उत्कृष्ट नहीं है, जो अनुत्कृष्ट है। उत्कृष्ट आम कौन है, जो लीन नहीं है। लीन आम का मतलब है छुपा हुआ मल, और उत्कृष्ट आम का मतलब है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, एकदम हमारा स्टमक में आकर के बैठ गया, आजा भाई मैं आ गया, आप निकालना चाहे तो निकाल। तो लीन दोष का मतलब है दोषों के साथ मिक्स होकर के स्रोतों के अंदर जा करके बैठ गया, ऐसा घुस गया कि पता ही नहीं है कि ये आम है या दोष है, ये निकलना ही नहीं चाहता, कच्चे अवस्था में है, बलवान है अभी। तो ऐसे लीन अवस्था के दोषों को श्राव्यम बाहर निकालने के लिए सदीपनई क्या करना है, उसको अग्नि दीपन द्रव्य से युक्त विरेचन औषधि का प्रयोग करके विरेचन करना है। क्या करना है, तो जो लीन अवस्था का मल है वह पित्त दोष का मित्र है, और जो उत्कृष्ट अवस्था का दोष है वह कफ का मित्र है, ऐसा हम समझ सकते हैं। देखो ऊपर क्या बोला इन्होंने 73 में, जो आम दोष युक्त जो आम है उसको वमन के माध्यम से बाहर निकालना है, और जो लीन अवस्था में दोष है उसको दीपन पाचन से युक्त वनस्पति द्वारा द्रव्यों से युक्त अग्नि दीपन द्रव्यों से युक्त विरेचन औषधि। तो कौन है आप बताइए जरा, जैसा एक हरड़ है ना, हरड़ क्या है, अगर हम हरड़ को सोंठ के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, हरड़ और सोंठ क्या करेगा, यह लीन अवस्था के दोषों को बाहर निकालेगा। कैसे, क्योंकि सूत्र बताता है श्राव्यम सदीपनई शरीरानुगते सामे रसे, हाँ, तो श्राव्यम सदीपनहि,
ऐसा लूज मोशन करने वाला, पेट साफ करने वाला दवाई जो सदीपनई, जो गर्म हो, दीपन करने वाला हो, ऐसा जो दीपन करने वाला हो, वह जो लूज मोशन भी करता हो, विरेचन भी करता हो, तो वो किसके लिए है? जो लीन अवस्था का आम है या मल है उसके लिए। जैसे हमारे यहाँ पिप्पली, आपका क्या बोलते हैं, हरित की हो गया, हरित की इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और क्या क्या है? निशोथ है, और कौन सा है? स्नूही भी करता है, लेकिन तीक्ष्ण विरेचन के संदर्भ में अगर जबरदस्ती लीन हुआ दोषों को, कान पकड़ करके चल बाहर निकल यहां से, बदमाशी करता है, मानता ही नहीं है निकलना, तो स्नूही का जो दूध है उससे तैयार जो दवाई है वो क्या कर देगा उसको, उस लीन दोषों को विरेचन के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के ये समझने वाली बात है, लीन दोष से युक्त मलों को विरेचन के माध्यम से, और आम दोष से युक्त जो उत्क्लेशित आदि करते हैं उसको वमन के माध्यम से बाहर की ओर निकालना है। अब आगे देखो, शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचन। 75 वाला सूत्र, 70, 74, 75, ये हमेशा पढ़ने वाला सूत्र है। उसको ना बाहर कहीं रखो और रोज इसको पढ़ो समझते हुए। शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचन। अब ये आगे क्या बोलता है? जब शरीर अनुगते, 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 अनुगते का मतलब है अनु यानी पीछे पीछे, शरीर के अंदर गया हुआ है ना। जब अपक्व आहार रस जो भी आपने, क्योंकि ग्रहणी में तो अग्नि कमजोर है, आप बार बार खा रहे हो तो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो इस प्रकार के डाइजेस्ट न होने वाला आहार रस क्या करेगा, शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश करता है, सभी शरीर में व्याप्त हो जाता है। सभी शरीर अनुगते, अनु यानी प्रत्येक शरीर के अणु परमाणु तक वह आहार का रस चला गया, पूरा शरीर व्याप्त हो गया उस मल से, उस आम से। तो क्या किया जाए? तो वहां लंघन पाचन, वहां लंघन करना है, अग्नि दीपन करना है, बस ये दोनों चीजें करना है। दीपन पाचन औषधि द्रव्य, पाचन औषधि का यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो जो द्रव्य पाचन करता है ऐसे द्रव्य के प्रयोग करते हुए यहाँ लंघन करना है, और जहां लीन अवस्था में दोष है वहां दीपन द्रव्यों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, विरेचन करना है। और जहां उत्क्लेशित अवस्था में मल है वहां क्या करना है, सद्य वमन कराना है। आ रहा समझ में? कफ में सद्य वमन, पित्त में दीपनीय द्रव्य से सिद्ध विरेचन द्रव्य को देना है, और समूचे शरीर में साम रस बोलते हैं ना, तो रस धातु में अगर वह टॉक्सिन चला गया, रस धातु में चला गया, तब तो रस धातु तो भैया पूरे शरीर में फैल जाता है ना। रस ब्याने न रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा, ब्यान वायु उस रस धातु को विक्षेप फेंक देता है धड़ाम करके। जैसे फेंकेगा तो रस जाएगा चारों शरीर में, जब रस जाएगा तो समूचा शरीर आम से युक्त हो जाएगा, सब जगह टॉक्सिन, सब जगह आम। इसलिए तो देखो किसी को इचिंग हो रहा है ना, कुष्ठ हो गया, चारों ओर शरीर में कुष्ठ फैल गया, कैसे फैलेगा? रस धातु से, रक्त से भी फैल सकता है। तो ऐसे अवस्था में क्या करें? पाचन द्रव्यों से सिद्ध वनस्पति का सेवन करना है और लंघन करना है। तो यह
इस तरह से चीजें हैं, है ना। अब देखो 76 में विशुद्ध आमाशयास्मयी पंचकोलादिभिः श्रितम दद्यात् पेयाद लद्वन्नम पुनर्योगांश दीपना। अब ये बहुत महत्व का है। जब बमनादि के प्रयोग से आमाशय शुद्ध हो जाता है, देखो अब क्रमशः ना नीचे बहुत बढ़िया ये बता रहा है। ऊपर हमने ये किया, बमन किया, है ना, बमन आदि करके हमने क्या किया, आमाशय को शोधन किया। एक चीज बताता हूं, बमन किए बगैर आपको डायग्नोसिस करना नहीं आ रहा है। मान लो शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, आम अवस्था में कफ है, शरीर में भारीपन है, उत्क्लेशित हो रहा है, मुंह से बार बार थूक आ रहा है, ये सभी क्या है, कफज आम हो गया। कफज आम है मगर फिर भी आप उसको विरेचन वाले दवाई दे देते हो, पित्त भी है उसका, तो विरेचन देते हो तो क्या हो जाएगा, पित्त के स्थान में, कफ के स्थान से जो आम है खिसक करके नीचे चले जाएगा धपाक सा, और जो कफज आम है पित्त स्थान में जाकर के अग्नि को मंद कर देगा और ज्यादा, फिर वहां से फैटी लिवर पता नहीं क्या क्या हो जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले उर्ध शोधन, सबसे पहले आम, कफज आम का शोधन करना है। करना न करना एक बात है, लेकिन सोचना समझना, उसको सूत्र हमें बनाना है। हाँ भाई, इसका ये हम ग्रहणी चिकित्सा कर रहे हैं। पहले आम कफ देखते हैं, कफ अगर आमज कफ होगा, कफ अगर आम अवस्था में होगा तो लक्षण अभी हमने बताया, मुंह में भारीपन, शरीर में भारीपन होना, मुंह में पानी आना, थूक आना, सलाइवा मुंह से बनना, पेट में दर्द होना, जलन होना, अरुचि, ये सारे आम के लक्षण है। इनमें से कोई भी अगर लक्षण दिखता है तो सबसे पहले, बेशक वस्ती दिए बगैर रोगी ठीक नहीं हो सकता, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको एक छोटा सा ही सही बमन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आमाशय शुद्ध नहीं होगा। बगैर आमाशय शुद्ध किए अगर हम बस्ती दे देते हैं तो धड़ाम सा ऊपर से नीचे की ओर दोष आ जाएगा, बैठ जाएगा, लेने की देनी पड़ जाएगी। इसीलिए अब ये क्या बोल रहा है, जब बमन आदि क्रियाओं से हमारा विशुद्धम आमाशयास्मयी, आमाशय शुद्ध हो जाएगा जब, तो पंचकोल चूर्ण, पिपली, पिपला मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ, ये जो 5 वनस्पति, इसको पंचकोल बोलते हैं। तो पंचकोल से युक्त इन वनस्पतियों का जो दीपन भी करता है, पाचन भी करता है, इन वनस्पतियों का काढ़ा बना करके पेया उनको देना चाहिए और लघु अन्न उनको देना चाहिए। फिर दीपन औषधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, पहले वमन करके जब आमाशय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हुआ आमाशय में अगर फिर से बता रहा हूं, हाँ, ये 76 वाला, इसका मकसद क्या है, ये सूत्र का ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि पहले वमन करके आमाशय शुद्ध किया, लेकिन यहाँ पंचकोल भी तो उसी आमाशय शोधन के लिए है, कफ के विपरीत काम करता है, ये दीपन कर रहा है। तो ये बताता है कि पहले वमन करना है, वमन करने से आमाशय शोधन होगा, शोधन होने के बावजूद भी कफ के कुछ कुछ दुष्ट परमाणु वहां पड़ा रह सकता है, तो उसको तो हमें तो भैया पूरा ही काम करना होगा। अब हम क्या करेंगे, उसी वमन करके जो कुछ भी टॉक्सिन बच गया है, बचे हुए भी को भी हमें ठिकाने लगाने के लिए पंचकोल चूर्ण देना है। उसका पंचकोल का क्या देना है, पेया, यानी चाय जैसे बना करके उसको देना है, पंचकोल चूर्ण का पेया बनाना है, और लघु अन्न देना है। लघु अन्न भी अपने लघुता के कारण से, गुरु गुण युक्त कफ के विपरीत होने से, जो लघु अन्न है वह भी कफ के विरोधी काम करेगा। तो इस तरह से जो यहाँ चर्चा किया 73, 4, 5 और 76 में, यह आमज ग्रहणी के बारे में ही यहाँ बात हो रहा है। आमज ग्रहणी, आमज का मतलब है ग्रहणित तो हुआ है मगर अभी आम अवस्था में है, तो ऐसे ग्रहणी के लिए पहले क्या किया जाए, तो पहले यही सारी चीज करना चाहिए।
देवराज जी बताइए। सर ये पंचकोल का जो घटक है उसके बारे में। पंचकोल में क्या क्या आता है? तो हाँ पंचकोल। पिप्पली, पिप्पलामूल, पिप्पली नाम का वनस्पति है और उसका जड़ पिप्पलामूल। फिर आता है चव्य। अब ये चव्य क्या चीज है? तो चव्य एक बहुत ज्यादा वैसा वनस्पति, क्या बोलते हैं इसको, चव्य पता नहीं क्या है, किसी को नहीं मालूम। बाजार में कुछ कुछ एक वो पता नहीं क्या चीज दे देता है, इतना बड़ा डंडा सा, बस उसी को लोग चव्य चव्य ही बोलते। लेकिन जो चव्य है उसका भी गुण पिप्पली पिप्पलामूल जैसा ही है, तो कुछ भी मिल जाए ठीक है। बड़ा पिपोली जिसको कहते हैं, पिपोली से जो थोड़ा बड़ा होता है उसी को हाँ, चौब वगैरह। तो उसको चव्य लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन अब वही चव्य है कि नहीं वो भी बड़ा सस्पेंस है। जी जी फिर से मैं बता नेट। रहा हूँ, पिप्पली, पिप्पलामूल, चव्य, चित्रक और सौंठ, ये सभी आम को निराम करने वाले हैं। ये सभी कफ को, आमज कफ जो है, आम अवस्था को निराम अवस्था करने वाले द्रव्य है ये सभी। अगर कोई रोगी आपके पास आता है और ऊपर वाले आम के लक्षण दिखता है, तो इनमें से कोई 1, 2 या 3 मिला के दे दो। आपको जान पड़ता है तो सौंठ और पिपली मिला लो, नहीं तो सौंठ और चित्रक मिला लो, सौंठ और पिपली मूल मिला लो। कुछ ना मिले तो महाराज सौंठ ही दे दो। सिर्फ सौंठ पानी में उबाल करके दे दो। 1 चम्मच सौंठ, आधा चम्मच सौंठ खाओ, ऊपर से गर्म पानी पियो, पूरा शरीर को एकदम चकाचक कर देता है सौंठ। तो ये इसका माजरा है। अब देखो यहाँ 77 वाला भी बहुत महत्व का बात है, लेकिन आज का हमारा टाइम हो गया है ऑफ, है ना। हाँ जी सर। आज का टाइम ऑफ हो गया है, तो हम आज नमस्कार करेंगे। फिर परसों हम यहीं से, ये मैंने कहा ना, ग्रहणी रोग को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। सर जाने से पहले 3 चीज पूछनी थी सर। जो आपने वमन कहा वो रोज कर सकते हैं या अरे 1 या 2? नहीं, रोज नहीं कर सकते। जैसे नमक डाल के आपने कहा गर्म पानी में, तो उसको 2 से 3 रोज लीटर नहीं पीना करना है। है, एक ही बार करना है। और ये पंच कॉल जो पेय है सर, ये मतलब कि मार्केट में कुछ मिलता है किसी नाम से या मार्केट में कंपनियों पंचकोल का? चूर्ण मिलता है ना, पतंजलि का भी मिलता ही है। सभी का गुरु जी पतंजलि वाले शब्द में क्या डालते होंगे? अब पतंजलि वाले को तो अभी मैं रिकॉर्ड बंद